नमस्ते दोस्तों। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के 3 यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग 4th यूनिट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, दैट इज अनपेड सेलर। भाई अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है? हमें इस चैप्टर में बेसिकली दो चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो ये जो अनपेड सेलर हमने लिखा है इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, और दूसरा अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं। देखो, जनरली जब हमारे सामने नाम आता है अनपेड सेलर तो ऑब्वियसली हमको लगता है कि वो बंदा जिसको उसका पेमेंट नहीं मिला है, ठीक है ना। अनपेड सेलर का मतलब वो सेलर जिसको उसका पेमेंट नहीं मिला है, ही इज स्टिल अनपेड। टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस है, दो चीजें। पहली बात, अमाउंट ड्यू हो गया है, और दूसरा रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव्ड नहीं कर पाया अभी तक, यानी उसको पेमेंट मिला नहीं है। ये हम सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं समझने के लिए। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो अनपेड सेलर का मतलब क्या होगा, अनपेड सेलर का मतलब क्या होगा। मान लो कैश सेल्स हुई है या सेल्स विदाउट क्रेडिट स्टिपुलेशन, सेल्स विदाउट क्रेडिट स्टिपुलेशन, यानी बिना किसी उधारी की बात के सेल्स हुई। अगर क्लियर हमने बोला कि कैश सेल्स है तब तो कैश सेल्स है, और हमने अगर कुछ नहीं बोला, हमने उधारी की कोई बात नहीं करी, तो भी वो क्या अपने आप में कैश सेल्स है। तो कुल मिलाकर कैश सेल्स हुआ है, क्लियर है। तो सेल होते ही अमाउंट क्या हो जाएगा, ड्यू। और अगर रिसीव नहीं हुआ है, अगर रिसीव नहीं हुआ है तो हम क्या बोल देंगे कि वो सेलर क्या है, अनपेड सेल। यानी ये सेल विदाउट क्रेडिट स्टिपुलेशन है, और अगर कैश सेल्स है और वहां उसको इंस्टेंटली पैसा नहीं मिला है, सेल होते ही पैसा नहीं मिला है, इसका मतलब क्या निकलता है कि वो अनपेड सेलर है। मान लो क्रेडिट सेल था, मान लो क्रेडिट सेल था, क्लियर है, बट क्रेडिट टर्म एक्सपायर्ड, क्रेडिट टर्म एक्सपायर हो गया। भाई 1 महीने का उधार था, 1 महीना हो चुका, 1 महीने की बात हुई थी ना उधार की, 1 महीना हो गया, प्लस नॉट रिसीव्ड, पेमेंट नॉट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। यानी क्रेडिट टर्म एक्सपायर हो गया तो भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो भी उसको हम क्या बोलेंगे, अनपेड सेलर। थर्ड, जब सेल्स हुआ तो उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक ऐसा कुछ दिया गया, प्रोमिसरी नोट वगैरह कुछ भी दिया गया, और वो चेक या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो भी था, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, चाहे वो प्रोमिसरी नोट था, कुछ भी था, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं बाउंस हो गया, बाउंस हो गया। तो क्या मतलब, डिसऑनर हो गया, क्लियर है। बाउंस हो डिसऑनर हो एक ही बात। तो टेक्निकली हमने अभी 3 जो कंडीशन देखे उसका मतलब ये था कि जब पेमेंट मिलना चाहिए था तब मिला नहीं। यानी अगर 1 महीने की उधारी की सेल है तो पैसा ड्यू कब हुआ, 1 महीने बाद, यानी 1 महीने बाद पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन मिला ये बाबा जी का ठुल्लू, मतलब पैसे मिले नहीं। दूसरा हमने बोला कि भैया 2 महीने बाद का चेक दिया था, 1.5 महीने बाद का प्रोमिसरी नोट लिख के दिया था, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख के दिया था, लेकिन ड्यू डेट पे उसको ऑनर किया नहीं, मतलब भाई ड्यू डेट पर पैसा मिलना चाहिए था और पैसा मिला नहीं। और अगर कोई क्रेडिट स्टिपुलेशन नहीं है तो जिस समय सेल हुआ उसी समय पेमेंट ड्यू हो गया। अगर उधार की कोई बात नहीं तो जिस समय सेल हुआ पेमेंट उसी समय क्या हो गया, ड्यू हो गया, और उस समय पेमेंट मिला। तो इसको भी अपन क्या कहेंगे, अनपेड सेलर। यानी अनपेड सेलर वो बंदा है जिसने पेमेंट रिसीव करना था, पेमेंट ड्यू हो भी गया, लेकिन उसको अभी तक पैसा मिला नहीं है। एक बार हम मॉड्यूल की भाषा में देख लेते हैं। हु इज अनपेड सेलर। अब देखो, थोड़ी रामायण ये गाएगा, सुन लेते हैं हमारे क्या इसकी रामायण। इसकी रामायण सुनने के तो हमको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, मतलब यहीं से तो लिखेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। एक कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस होती है, सेलर गुड्स देगा, बायर पेमेंट देगा।
इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इफ सेलर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर गुड्स, द बायर हैज टू पे फॉर इट। सेलर को गुड्स देना है तो बायर को क्या करना है, पेमेंट करना है। इन केस बायर फेल्स और रिफ्यूजेस टू पे, द सेलर एज एन अनपेड सेलर शैल हैव सर्टेन राइट्स। अनपेड सेलर के पास कुछ अधिकार होंगे। मैंने ये बोला ना, दो चीजें पढ़नी है, मीनिंग और फिर राइट्स। राइट्स इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अनपेड सेलर को डिफाइन किया कुछ इस तरीके से, द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड द सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। यानी सेलर के पास इमीडिएट राइट था पेमेंट रिसीव करने का, और पूरा पैसा अभी तक नहीं मिला है। नहीं समझो, आपने 500 रुपए का आर्टिकल बेचा, उसने आपको 200 रुपए दे दिए, 300 नहीं दी, तो भी आप अनपेड सेलर ही हो। पूरा मिलेगा तभी तो पेड हो गया, अभी तक 300 के लिए अनपेड हो, एक ही बात है। आपका अधिकार 300 के लिए होगा, पर यू विल हैव सर्टेन राइट्स टू रिकवर द अमाउंट। आपने सेल किया तो उसने आपको 3 चेक दिए, एक 10,000 का, एक 5,000 का, एक 12,000 का। बोले साहब ये आपका टोटल हिसाब हो गया, रखो। 3 में से एक चेक डिसऑनर हो गया, 2 तो आपको मिल गए, 2 का तो ऑनर हो गया, मतलब 2 का तो आपको पेमेंट मिल गया, एक डिसऑनर हो गया। इस केस में भी आप हो तो अनपेड ही ना। जब तक होल अमाउंट आपको रिसीव नहीं होगा तब तक आप क्या कहलाओगे, अनपेड कहलाओगे। ठीक है, यानी आपके पास इमीडिएट एक्शन लेने का अधिकार है। यू हैव एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन, यानी इमीडिएटली आप राइट रखते हो एक्शन लेने का। मतलब ये क्या है, कैश सेल्स। यानी ये क्या है, कैश सेल्स, यानी सेल्स विदाउट एनी क्रेडिट स्टिपुलेशन। तभी तो इमीडिएट अधिकार होगा आपके पास पैसा रिकवर करने का। When a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment, bills of exchange या कोई दूसरा negotiable instrument मिला, and the condition on which it was received not been fulfilled by reason of dishonor of the instrument or otherwise, किसी भी कारण से वो पेमेंट आपको रिसीव नहीं हुआ, डिसऑनर कर दिया, जो भी था वो नहीं मिला। The term seller here includes any person who is in position of seller, for instance an agent of the seller to whom the bill of lading। ठीक है, एजेंट ऑफ सेलर है तो वो भी टेक्निकली अनपेड सेलर कहलाएगा, क्योंकि एजेंट ने ही तो सेलर के बिहाफ पर आपको गुड्स दिए थे। ओरिजिनल ऑनर के बिहाफ पर आपको गुड्स किसने दिए थे, एजेंट ने। तो पेमेंट रिकवर करने का अधिकार भी किसका है, एजेंट का। अगर उस एजेंट के थ्रू आपने पेमेंट नहीं पहुंचाया या प्रिंसिपल को अभी तक पैसा नहीं मिला, तो एजेंट विल हैव ऑल द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट यू। यार गुड्स किसी एक्स के थे, मैंने उसके गुड्स आपको बेचे, आप या तो उसको डायरेक्ट पेमेंट कर दो, ठीक है, नहीं तो आप मेरे को पेमेंट करो, मैं उसको दूंगा। अगर आप मेरे को पेमेंट नहीं करो तो आई विल हैव अ राइट अगेंस्ट यू टू रिकवर द अमाउंट। आपसे पैसा रिकवर करने का मेरे पास अधिकार होगा, यानी मुझे भी वहां क्या माना जाएगा, अनपेड सेलर माना जाएगा। यानी मैंने बिल ऑफ लेडिंग या कंसाइनमेंट के थ्रू किसी भी तरीके से मैंने आपको आगे गुड्स दिए, तो आई हैव राइट टू रिसीव द प्राइस। चलिए, इसने इसका करना चाहिए था, पर इन्होंने यहाँ पर एनालिसिस ऑफ, हर बार करते हैं ना, एनालाइज करते हैं सेक्शन को, इस बार नहीं किया इसको 45(1) को। जब आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पैसा ड्यू हो गया और नहीं मिला। इसमें 3 चीज़ें हो गई, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स एंड कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चाहे चेक हो चाहे कुछ भी हो, वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के पास राइट्स क्या है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ गुड्स। गुड्स कहाँ है इस पे डिपेंड करता है, गुड्स कहाँ है इस पे डिपेंड करता है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। ये सेलर की दुकान है, मान लो, का गोडाउन, उसकी शॉप जो भी है, ठीक है, और ये हो गया हमारा बायर, और ये हो गया रास्ता बाहर तक गुड्स पहुंचने, और रास्ते में ये है हमारा ट्रक। MP रोड लाइंस अपने नाम से लगाते हैं ना यार भाई, अपने तो चलिए ठीक है। अब समझने की कोशिश कर, सेलर हु इज सेलिंग
एज वेल एज इंटेंडेड टू सेल, दोनों कवर होते हैं उसमें ना, जो बेच रहा है, बेचना चाह रहा है। बायर, बायर कौन था? जो खरीद रहा है और खरीदना चाह रहा है। यानी एग्रीमेंट टू सेल में भी सेलर होगा, सेल में भी सेलर होगा, एग्रीमेंट टू सेल में भी बायर होगा और सेल में भी बायर होगा, ठीक है ना। तो आप हमेशा खाली अनपेड सेलर में सेल्स वाला एस्पेक्ट ही मत लेना, क्लियर करना, एग्रीमेंट टू सेल वाला एस्पेक्ट भी लेकर चलना है। पेमेंट ड्यू हो गया, नहीं मिला, ये दोनों ही केस में हो सकता है, समझना। मैं आपको बताता हूं कैसे। गुड्स की लोकेशन 3 हो सकती है। पहली लोकेशन गुड्स सेलर के पास हो, दूसरी लोकेशन गुड्स रास्ते में हो, और तीसरी लोकेशन गुड्स बायर के पास पहुंचे। जैसे मान लो एग्रीमेंट टू सेल था, सेलर को गुड्स बनाकर देने थे, ये सेलर की फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सेलर गुड्स बना के देगा। अब सेलर ने सारे गुड्स बना दिए, पैकेजिंग कर दिया, सब कर दिया, ये गुड्स एग्जिस्टेंस में आ गए, डिलीवरेबल स्टेट में आ गए, और सेलर ने बायर को फोन कर दिया, तेरे गुड्स तैयार है, ले जाना। इनका जो एग्रीमेंट टू सेल था वो विदाउट एनी क्रेडिट स्टिपुलेशन था, उसमें क्रेडिट को लेकर कोई बात नहीं थी, उधार को लेकर कोई बात नहीं थी। यानी पेमेंट किस समय ड्यू होता है? जैसे सेल होती है। सेल कब हुई? जब सेलर ने बायर को इंटीमेट किया। हमने ये तो पढ़ा था, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, बिल्कुल रेडी होने चाहिए, और दोनों पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए। सेलर का इंटेंशन था सेल करने का, सेलर ने बायर को इंटीमेट कर दिया, बायर ने बोला हाँ ठीक है, यानी बायर का भी इंटेंशन है, मतलब सेल हो गई, टेक्निकली सेल हो गई। अब सेल तो हो गई, बायर आया गुड्स मांगने के लिए, बोले गुड्स दो, सेलर ने कहा पेमेंट दे और गुड्स उठा के ले जा, बोले पैसे तो नहीं है। टेक्निकली सेलर क्या हो गया वहां पे? अनपेड सेलर, क्योंकि बायर पेमेंट नहीं कर रहा है, बायर पेमेंट करने में आनाकानी कर रहा है ना, तो टेक्निकली सेलर क्या हो गया? अनपेड सेलर। और गुड्स कहां है? सेलर के पास। गुड्स कहां है? सेलर के पास। बायर ने कहा भैया अभी आप गुड्स एक काम करो, ट्रांसपोर्टर में लेकर डिस्पैच करो, मेरे पास पहुंचने में 3 दिन लगेंगे, मान लो डिस्टेंस पे होंगे, बायर दिल्ली रहता है, वो बॉम्बे रहता है, जो भी डिस्टेंस पर है, मेरे पास गुड्स पहुंचने में 3 दिन लगेंगे, मैं आपको कल अकाउंट में डिपॉजिट करवाता हूं, कल। अभी आप गुड्स डिस्पैच कर दो। सेलर ने डिस्पैच कर दिए, गुड्स सस्ते में थे, कल आ गया, पेमेंट ड्यू हो गया। सेलर ने बायर ने सेलर को बोला कि बोले भाई पैसे दे, बोले पैसे दे दे, नहीं दिए पैसे, अकाउंट में जमा नहीं कर पाए। यानी अब सेलर क्या हो गया? अनपेड सेलर। एक दिन की बात हुई थी ना, कल पेमेंट कर दूंगा, कल पेमेंट नहीं किया, तो टेक्निकली बायर क्या हो गया वहां पर? झूठा। और सेलर क्या हो गया वहां पर? अनपेड सेलर। और गुड्स कहां है? रास्ते में इन ट्रांजिट, जो मैंने पॉइंट नंबर 2 डाला है। तीसरा सेल था, मान लो या तो क्रेडिट स्टिपुलेशन के साथ 1 महीने बाद पेमेंट करना, तो गुड्स ले जा। गुड्स कहां चले गए? बायर के पास। पेमेंट कब होना था? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद जब पेमेंट की बात आई तो बायर ने बोला बेटा पेमेंट चाहिए, हाँ इधर ला, पेमेंट देता हूं, ये ले, मतलब नहीं दे रहा। बायर ने कब बोला ये बात? बायर ने कब बोला ये बात? कब बोला? तो गुड्स बायर के पास पहुंच चुके थे तब। यानी 1 महीने का उधारी था, जब तक उधारी का पीरियड है तब तक तो आप अनपेड सेलर बोल ही नहीं सकते उसको। जब तक उधारी का पीरियड है तब तक आप अनपेड सेलर बोल ही नहीं सकते हो। अनपेड सेलर कब बना? सेलर अनपेड सेलर कब बना? 1 महीने बाद, क्योंकि 1 महीने का तो उधारी था। क्लियर कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड था 1 महीने बाद पेमेंट दूंगा। 1 महीने तक आप सेलर को अनपेड सेलर नहीं बोल सकते हो, क्लियर कर लेना। 1 महीने बाद अनपेड सेलर हुआ, तब तक गुड्स कहां पहुंच चुके थे? बायर के पास। तो क्लियर करना, जिस समय सेलर अनपेड हो उस समय गुड्स सेलर के पास भी हो सकते हैं, रास्ते में भी हो सकते हैं, और बायर के पास भी हो सकते हैं। 3 अलग अलग स्थितियां, पोजीशन ऑफ गुड्स हो सकती है। और इन पोजीशन ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे 3 अलग अलग राइट्स की। सबसे पहला राइट है राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन को सामान्य भाषा में हम राइट टू रिटेन भी बोल सकते हैं। राइट टू रिटेन क्या बोल सकते हैं? राइट टू रिटेन। राइट ऑफ लीन को मैं अलग से ऑब्लिक करके यहाँ लिख रहा हूं, राइट टू रिटेन। लीन का मतलब होता है टेक्निकली, इसे बोलते हैं हिंदी में ग्रहणाधिकार। ग्रहण करना यानी अपने पास रखना, अपने पास रखने का अधिकार। ये राइट ऑफ लीन का मतलब क्या हुआ? सेलर हैव ए राइट टू रिटेन द गुड्स विथ हिमसेल्फ, अपने पास ही गुड्स को रिटेन करना। ऑब्वियसली राइट ऑफ लीन कब लगेगा? जब गुड्स पहले उसके पास थे।
आप रिटेन कब कर सकते हो? जब गुड्स आपके पास है तभी तो अपने पास रिटेन करोगे। अगर एक बार आपके हाथों से निकल गए तो आप उनको रीगेन कर सकते हो, रिटेन नहीं कर सकते। एक बार गुड्स अगर आपके हाथों से निकल गया तो फिर आप गुड्स को रीगेन कर सकते हो, रिटेन नहीं कर सकते। तो राइट ऑफ लीन का मतलब क्या हुआ कि सेलर के पास खुद के पास गुड्स पड़े हैं और सेलर कहता है तू पैसे नहीं देगा तो मैं गुड्स नहीं दूंगा। सिंपल सी बात है ना, तू पैसे नहीं दे रहा, मैं भी तेरे को गुड्स नहीं दे रहा, कट्टी जा, कट्टी 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 कट्टी, मैं भी नहीं दूंगा तेरे को गुड्स। दिस इज राइट ऑफ लीन। ये क्या है? राइट ऑफ लीन, राइट टू रिटेन। सिंपल सी बात है भाई, मेरे पास गुड्स पड़े हैं और मैं एक अनपेड सेलर हूं, आप आए बोले गुड्स दो, मैंने कहा पेमेंट, बोले नहीं है, गुड्स नहीं है। जब पेमेंट नहीं तेरे पास तो मेरे पास गुड्स भी नहीं दूंगा। आई विल रिटेन द गुड्स विथ माई सेल्फ जब तक आप मुझे मेरा पैसा नहीं दे देते हो। मेरे पास ये अधिकार है। यानी पहला राइट क्या है सेलर के पास? राइट टू रिटेन। ये राइट ऑफ लीन, अपने पास रखने का अधिकार। ये अधिकार कब मिलता है? 3 शर्तें हैं, 3 कंडीशन है। मैंने 2 ही लिखी, 3 है, अभी बताऊंगा आपको, समझेंगे धीरे धीरे सब चीजें। सबसे पहली बात, गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ सेलर। गुड्स किसकी पोजीशन में है? सेलर की पोजीशन। गुड्स किसकी पोजीशन में है? सेलर। और दूसरा, सेलर इज अनपेड। अब एक चीज समझना मेरी बात, सामने वाला बंदा आपको पेमेंट दे चुका है, सामने वाला बंदा आपको पेमेंट दे चुका है और गुड्स अभी भी आपके पास है। आप बोलो राइट टू लीन यूज करेंगे, हम तो गुड्स दे देंगे। अरे एक चेटा पड़ेगा कान के नीचे घुमा के। जब तेरे को पैसे मिल गए तो आपके पास गुड्स रखने का अधिकारी क्या है? जब आपको पेमेंट मिल चुका है तो आपके पास गुड्स रखने का अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो राइट ऑफ लीन कब यूज कर सकते हो? जब आप अनपेड हो। हमारी बात हुई, आप मुझे गुड्स दोगे, मैं 1 महीने बाद पेमेंट दूंगा, हमारी बात हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डन 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 डन। आप मुझे आज गुड्स दोगे, 1 महीने बाद पेमेंट दूंगा, मैं आपके यहाँ गुड्स लेने, आपने कहा राइट ऑफ लीन। काहे का राइट ऑफ लीन? सी हो क्या राइट ऑफ लीन? राइट ऑफ लीन कैसे यूज करोगे? हमारी बात ही क्या होती कि आज आप गुड्स दोगे, 1 महीने बाद पेमेंट दूंगा। तो आज आपका राइट ऑफ लीन नहीं बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि पैसा ड्यू हुआ नहीं, आप अनपेड हो ही नहीं, तो आप गुड्स क्यों जब्त कर रहे हो? क्यों गुड्स अपने पास उठा के रख रहे हो कि साहब पैसा नहीं दूंगा? क्यों नहीं दोगे? कारण बताओ। आप पेमेंट नहीं दे रहे हो, तो पेमेंट की बात हुई ना 1 महीने बाद की, तो नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट में किया था 1 महीने बाद का। तो क्लियर करना, अगर उधारी बेचा तो देना पड़ेगा। और हमने क्या बोला, उधारी के केस में अनपेड सेलर अनपेड, मतलब सेलर अनपेड कब बनता है? जब एक्सपायर हो जाए क्रेडिट पीरियड और उसके बाद भी पेमेंट ना मिले तो वो सेलर अनपेड सेलर कहलाता है। तो पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन क्या है? गुड्स किसके पास होने चाहिए? सेलर के पास होंगे तभी तो उसको रिटेन कर पाएगा, कहीं और चले गए तब तो रीगेन करने पड़ेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है? सेलर क्या होना चाहिए? अनपेड। सेलर क्या होना चाहिए? अनपेड। या फिर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए। मतलब गुड्स आपके पास है, आपने उसको बोला था मैं 3 दिन बाद गुड्स देता हूं तेरे को, और पेमेंट वो 1 महीने बाद करे। सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो गई। 3 दिन बाद जब आपको गुड्स देने थे तो आपको पता पड़ा बायर तो इंसॉल्वेंट हो चुका है। अब आप टेक्निकली सोचो, अभी आप अनपेड नहीं हो, क्योंकि अनपेड की डेफिनेशन क्या है कि अमाउंट ड्यू हो जाए और फिर रिसीव ना हो। ड्यू कब होगा? 1 महीने बाद। अरे ड्यू कब होगा? 1 महीने बाद। अभी ड्यू हुआ है क्या पैसा? अरे पैसा ड्यू हुआ है क्या? नहीं। ड्यू कब होगा? 1 महीने बाद। तो आप अनपेड सेलर हो? नहीं। अरे सेलर को अनपेड सेलर बोल सकते हैं क्या यार? तुम साथ साथ बोलते नहीं हो, मजा नहीं आता है। जब हमने उसको बेचा कि भैया 3 दिन बाद गुड्स देंगे तो 1 महीने बाद आप हमको पेमेंट देंगे, ये बात हुई ना हमारी? हुई है ना? और तीसरे दिन ही वो भैया निकल लिए, दिवालिया हो गए, हाथ खड़े कर दिए, इंसॉल्वेंट हो गए वो बाबू। तो जब वो इंसॉल्वेंट हो गए तो आपका अनपेड होगा? और अनपेड कैसे हो? 1 महीने बाद पेमेंट रिसीव होना था, 1 महीने बाद आप अनपेड होते।
अभी तो ना पेमेंट का बात हुआ है, ना अनपेड हुए हो, कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है। लेकिन क्या 1 महीने बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा? क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो आप एक चीज बताओ, मैं आज अनपेड सेलर तो नहीं हूं, मैं आज अनपेड सेलर तो नहीं हूं, क्योंकि अभी तक मेरा पैसा ड्यू नहीं हुआ, 1 महीने बाद ड्यू होना था। लेकिन क्या मेरे सर पे महामूर्ख लिखा है? शॉर्ट में बोलूं तो सी लिखा है। महामूर्ख इज बेटर वर्ड। कि मेरे सर पे महामूर्ख लिखा है कि मैं उसको गुड्स दे दूं जो खुद दिवालिया हो चुका है, 1 महीने बाद जब ड्यू हो जाएगा तो मुझे मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, पैसा थोड़ी मिलेगा। तो लॉ कहता है कि आप इस केस में भी आप उसको रखने का अधिकार रखते हो। यानी मैंने बोला 3 कंडीशन है, 3 में से एक तो कंपलसरी है, 2 में से कोई एक हो जाए। यानी पहला कंपलसरी, गुड्स किसके पोजीशन में होना चाहिए? सेलर के पोजीशन में। और फिर 2 बातें हमने क्या बोली कि या तो सेलर अनपेड हो या बायर। इंसॉल्वेंट की डेफिनेशन आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी है। फर्स्ट यूनिट में जब शुरू में डेफिनेशंस पढ़ रहे थे तो हमने इंसॉल्वेंट का डेफिनेशन पढ़ा है। जिसको कोर्ट ने बोल दिया इंसॉल्वेंट, या जो लोगों के पैसे देना बंद कर चुका हो और हाथ खड़े कर चुका, मेरे पास तो पैसे नहीं है, दोनों ही केस में व्यक्ति क्या कहलाएगा? तो पहला हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा, अगर रास्ते में हो तो क्या कर सकता? रास्ते में हो तो क्या कर सकता? रास्ते में हो तो यहां होता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, या इसको अपन बोलते हैं राइट टू रिगेन। राइट टू रिगेन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट या राइट टू रिगेन, जो रास्ते में चला गया उसको वापस लेने का अधिकार। ये जो राइट टू रिगेन है, ये जो राइट टू रिगेन है, इसके लिए भी 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें क्या है समझ लो। पहला, गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट। आप रास्ते में गुड्स को कब रोकोगे? जब गुड्स रास्ते में होंगे। अगर गुड्स बाहर के पास पहुंच चुके तो आप उनको रोक नहीं सकते। अगर गुड्स बाहर के पास पहुंच चुके तो आप उनको रोक नहीं सकते। गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट, तभी रोक सकते हो। और दूसरा, सेलर क्या, बायर क्या हुआ है? इंसॉल्वेंट। क्या अनपेड सेलर रास्ते में रोक सकता है? एक नॉर्मल अनपेड सेलर नहीं रोक सकता है। रीजन बीइंग कि जब आप अनपेड हो तो आपने गुड्स भेजे क्यों? और हमने यही पढ़ा था कि अगर रास्ते में गुड्स चले गए, अगर आपने करियर को ट्रांसपोर्टर गुड्स दे दिए तो वहां पर रिस्क बायर की हो जाती है और गुड्स बायर को दे दिए गए ऐसा मान लिया जाएगा। लेकिन फिर भी रास्ते में देने के बाद बायर तक पहुंचने से पहले पहले अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो रास्ते में रोकने का अधिकार लॉ ने दिया है। एक सामान्य अनपेड सेलर रास्ते में रोक नहीं सकता है। लेकिन जहां बायर स्पेसिफिकली हाथ खड़े कर दे, भैया मैं तो पेमेंट नहीं दे रहा हूं, या मैं तो पेमेंट किसी को भी नहीं दे पा रहा, नहीं दे रहा हूं, या कोर्ट कह दे कि साहब ये इंसॉल्वेंट है, इन दैट केस आप उसका गुड्स रास्ते में रोक सकते हो। साहब, तीसरा, अगर गुड्स बायर के पास पहुंच गए तो क्या? अगर गुड्स बायर के पास पहुंच गए तो सेलर विल हैव नो राइट अगेंस्ट द गुड्स। फिर सेलर के पास एक ही अधिकार है, बायर के खिलाफ केस फाइल करो और बायर से पेमेंट लो। बायर के खिलाफ केस फाइल करो और बायर से पेमेंट लो। चलिए, यहां समझना, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, मैं राइट्स ऑफ सेलर नहीं बोल रहा हूं, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर बोल रहा हूं। जब मैं राइट्स ऑफ सेलर बोलूंगा तो कुछ पॉइंट्स और ऐड हो जाएंगे। जब मैं राइट्स ऑफ सेलर बोलूंगा तो कुछ पॉइंट्स और ऐड हो जाएंगे। अनपेड सेलर के अधिकारों की बात कर, राइट ऑफ सेलर के लिए हम और बात करें। सबसे पहला, राइट अगेंस्ट गुड्स। राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट अगेंस्ट, पहला राइट अगेंस्ट गुड्स, दूसरा राइट अगेंस्ट बायर। बायर वाला मैं और अच्छे से लिख देता हूं। राइट अगेंस्ट बायर। राइट अगेंस्ट गुड्स 2 हैं, एक तो रिटेन, एक रीगेन।
लेकिन रीगेन में नॉर्मल अनपेड सेलर नहीं कर सकता है, जहां बायर इंसॉल्वेंट हो जाए वहीं आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ये खुद का खुद के पास रखना, ये ट्रांसपोर्टर से उठा के ट्रांसपोर्टर से उठाकर लेकर आना। राइट अगेंस्ट द बायर क्या है, आप उसके खिलाफ क्या क्या केस कर सकते हो। एक तो पेमेंट के लिए केस कर सकते हो, भैया पेमेंट दे। ठीक है, दूसरा डिलेड पेमेंट के लिए इंटरेस्ट दे, डिलेड पेमेंट के लिए इंटरेस्ट दे। हाँ, अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल सेलर की, तो एक नॉर्मल सेलर के पास और भी अधिकार हो। तो मान लो बायर गुड्स एक्सेप्ट ना करे, बायर गुड्स को एक्सेप्ट ही ना करे, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले मना कर दे तो एंटिसिपेटरी ब्रीच, और जब गुड्स दिए जा रहे हैं उसमें मना कर दे तो एक्चुअल ब्रीच। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सेलर के पास वही अधिकार होगा, मार्केट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कंपनसेशन लेने का अधिकार होगा। अगर कभी ऐसा हो कि बायर जानबूझ के नाटक कर रहा है, गुड्स ले भी नहीं रहा, गुड्स सस्ते में पड़े, ट्रांसफर पड़े, कभी कह रहा हाँ उठाऊंगा, कभी कह रहा नहीं उठा रहा हूँ, तो सेलर के पास ये अधिकार है, कोर्ट में केस कर सकता है कि जैसा आप इसको बोलो गुड्स को एक्सेप्ट करेगा और मेरे पेमेंट देगा। कभी कभी गुड्स आप ऑन ऑर्डर बनाते हो, तो जो बायर का बिजनेस का नाम था, जो ट्रेडमार्क था, आपने उसके अकॉर्डिंगली गुड्स बनाया। अब आप मार्केट में बेचने लायक नहीं बचे उसको, बायर की कंपनी का नाम लिखा है ना, मार्केट में बेच कैसे सकते हो। इन दैट केस आप बायर के खिलाफ केस कर सकते हो कि आपको गुड्स एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे ब्रीच करके मार्केट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस नहीं चलेगा, आपको गुड्स एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, पूरा पेमेंट देना ही पड़ेगा। आप उसका केस भी कर सकते। अगर हम बायर की बात करें तो उसके पास भी कुछ अधिकार होंगे, वो अधिकार देखेंगे अपन। पहले सेलर के ही हमने जो अधिकार देखे हैं, इसमें से एक दो चीज़ें एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे मॉड्यूल के साथ, क्योंकि राइट अगेंस्ट गुड्स में हमने दो ही देखा, रिटेन और रीगेन। एक रीसेल वाला भी होता है, वो डिस्कस करेंगे हम। पहले राइट ऑफ लीन एक बार प्रॉपर्ली पढ़ लेते हैं, फिर बात करेंगे। राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, एक अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं। अनपेड सेलर के राइट्स क्या क्या हैं। पहला है लीन, दूसरा है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, क्लियर लिखा, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अदर देन इंसॉल्वेंसी नहीं होगा। और एक होता है रीसेल। रीसेल सिंपल है भाई, हम लोगों ने लीन यूज किया, हम लोगों ने रीगेन किया स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके, फिर आप गुड्स का करोगे क्या। दोनों केस में आप गुड्स का क्या करोगे, एज अ सेलर आप क्या करोगे गुड्स। बायर को बोलोगे बेटा ये गुड्स तेरे हैं, तू ले जा, पेमेंट कर दे। बायर तो भी नहीं माने, फिर किसी और को बेचोगे ऑब्वियसली, तो यू विल हैव ए राइट टू रीसेल, यू विल हैव ए राइट टू रीसेल। और रीसेल करने से पहले एक रीजनेबल नोटिस हमको बायर को देना पड़ेगा कि देख बेटा तू नहीं खरीद रहा हो, तू पेमेंट नहीं कर रहा हो, तो मैं किसी और को बेचूं, मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा हूँ तेरा। तो जो भी नोटिस वगैरह की प्रोसेस होगी ये अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो भी पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल गुड्स में अलग अलग चलता है, ठीक है, हम देख लेंगे। Where the property and goods has not passed to the buyer, the unpaid seller has, in addition to his other remedies, right of withholding delivery similar to and coextensive with the right of lien. यानी ये कह रहा है कि जहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ है वहाँ राइट ऑफ लीन के जैसा ही विथ होल्डिंग द डिलीवरी भी कर सकता है। तो विथ होल्डिंग द डिलीवरी इज टेक्निकली सेम एज राइट ऑफ लीन, मतलब मैं डिलीवरी नहीं दूंगा गुड्स की, मतलब वही राइट ऑफ लीन यूज करना। एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट वेयर द प्रॉपर्टी इज पास्ड टू द बायर, और अगर गुड्स निकल चुके हैं अपने हाथों से, रास्ते में जा चुके, मतलब बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, तो रास्ते में रोक सकता है। एन अनपेड सेलर हैज बीन एक्सप्रेसली गिवन द राइट्स अगेंस्ट द गुड्स एज वेल एज बायर पर्सनली विच आर डिस्कस्ड अंडर, यानी लॉ ने एक्सप्रेसली उसको अधिकार दिए अगेंस्ट द गुड्स एंड अगेंस्ट द बायर। हमको पहले अगेंस्ट द गुड्स समझा रखा है। अगेंस्ट द गुड्स में दो राइट्स हमको समझाए, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर, ठीक है, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, बायर उसका ऑनर हो चुका है कि बायर उसका ऑनर नहीं हुआ है। इसके हिसाब से हम देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, जो हमने पढ़ा वही आएगा, घूम फिर के सारी बातें वही होगी। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, सबसे पहले सेलर्स लीन, राइट टू लीन, यानी राइट ऑफ लीन या राइट टू रिटेन जिसको हम बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1, सेक्शन 47 की बात चल रही है, subject to the provision of this act, the unpaid seller of goods who is in possession of them is entitled to retain the possession of them until the payment or tender of the price
इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, जब तक आपको पेमेंट ना मिले तब तक आप उसको विथहोल्ड कर सकते हो, रोक सकते हो। वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, यानी आपने उधार की बात के बिना गुड्स बेचा था और आपको पेमेंट नहीं मिल रहा, मतलब आप टेक्निकली अनपेड सेलर हो। ठीक है। वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, उधारी में बेचा था, उधारी का पीरियड निकल चुका, अभी तक आपको पैसा नहीं मिला, आप भी क्या अनपेड सेलर हो। पर यहाँ सबसे पहला क्लियर देखना क्या लिखा है, सेलर हु इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स, यानी पहली कंडीशन तो यहाँ लिखी थी जो हम बात कर रहे थे ना, दो कंडीशन हमने बोला कि भैया एक तो अनपेड होना चाहिए, एक सेलर के पास गुड्स होना चाहिए। तो पहली कंडीशन आप देखो ये क्लियरली यहाँ पे लिखी है, मैं रेड कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। सेलर ऑफ गुड्स हु इज इन पोजीशन ऑफ दैम, यानी सेलर गुड्स के पोजीशन में पहली कंडीशन यहाँ लिख दी, और दूसरे अनपेड को ये वापस पूरा डिफाइन कर रहा है। ये कह रहा है कि भैया विदाउट क्रेडिट बेचा तो अनपेड, दूसरा अनपेड, और तीसरी जो कंडीशन है बोली बायर बिकम इंसॉल्वेंट, तो ये हमने इंसॉल्वेंसी वाली बात हम लोगों ने की थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था। According to subsection 2, the seller may exercise his right of lien, notwithstanding that he is in possession of goods as a agent or bailey of the buyer। भाई किसी भी तरीके से गुड्स उसके पास है, मैंने गुड्स आपको बेच दिए, आपने कहा ये गुड्स एक बार आप रखो, मैं 4 दिन बाद उठा के लेके जाऊंगा, यानी आप टेक्निकली, अब सेलर टेक्निकली क्या बेली है, सेलर टेक्निकली क्या बेली है, 4 दिन बाद उठा के वो लेके जाएगा ना, बायर गुड्स की ऑनरशिप ले चुका है और उसने बोला एक बार आप संभालो, मतलब आप बेली हो गए, तो भी आप राइट ऑफ लीन कर सकते हो। बायर ने आपसे खरीदे और बोला कि यार, जैसे मान लो बायर मुंबई का है, आप दिल्ली हो, आपसे गुड्स खरीदा और उसने कहा कि यार एक काम कर, ये गुड्स दिल्ली में तू ही रख, मुझे दिल्ली की किसी पार्टी को सेल करना, मैं बता दूंगा तो उसको भेज देना गुड्स डायरेक्टली, एक बार तू रख। यानी एज एन एजेंट ऑफ बायर यू आर होल्डिंग द गुड्स बट यू विल have right to exercise the right of lien। Part delivery, where an unpaid seller has made part delivery of the goods, he may exercise his right of lien on the remainder। मतलब 100 थे, 100 में से 20 दे चुका तो बाकी 80 पर राइट ऑफ लीन यूज कर सकता। ऑब्वियसली 20 जिनको डिलीवर कर चुका है उस पर तो राइट ऑफ लीन यूज कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास है ही नहीं। Unless such part delivery has been made under such circumstances as to show an agreement to waive the lien। यहां ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 गुड्स मेरे पास पड़े थे, मैंने 20 आपको भेज दिए, 80 मेरे पास बचे, आप मुझे पेमेंट नहीं दे रहे हो, मैंने 80 पे राइट ऑफ लीन यूज कर लिया, कर सकता हूं। मान लो मेरे पास 100 गुड्स पड़े हैं और आप पेमेंट नहीं कर रहे, पूरे 100 पर ही मेरा राइट ऑफ लीन है। आपने कहा रे भाईती जी ऐसे क्या करते हो, पेमेंट करवा देंगे, गुड्स तो भिजवाओ यार, अभी थोड़ा पेमेंट का हाथ टाइट है, आप तो समझते हो यार अभी मंदी का समय चल रहा है, थोड़ा सा हाथ टाइट है, आप गुड्स भिजवाओ यार, मैं आपको 5-10 दिन में पेमेंट करता हूँ, आप गुड्स भिजवाओ तो सही यार। आपने 20 मिनट भिजवाए, यानी आपने अपना राइट ऑफ लीन का अधिकार वेव किया। अब आपको बाकी 80 भी भिजवाने पड़ेंगे, उसकी रिक्वेस्ट पर, सामने वाले की रिक्वेस्ट पर आपने अपने राइट ऑफ लीन का अधिकार क्या कर दिया, वेव कर दिया, यानी खत्म कर दिया, तो आपको बाकी गुड्स भी देने पड़ेंगे। टर्मिनेशन ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन कब खत्म हो जाएगा, जब आप गुड्स बाहर को दे दो, या बाहर के एजेंट को दे दो, या ट्रांसपोर्टर को दे दो, यानी आपके यहां से गुड्स निकाल के आप बाहर फेंक दो, तो टेक्निकली राइट ऑफ लीन क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। When he delivered the goods to courier, यानी ट्रांसपोर्टर और अदर बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, बायर को गुड्स बेचने के लिए आपने गुड्स दे दिए, बोले ले जाओ, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स अगर आपने रिजर्व कर लिया तो कंडीशनल हो जाएगा सेल्स, वहां टेक्निकली सेल हुई नहीं, बायर का गुड्स पर अधिकार होगा ही नहीं। गुड्स पर अधिकार किसका रहेगा, सेलर का, क्योंकि सेल हुआ ही नहीं है। अगर वो, अरे हमने पढ़ा था ना यार, राइट ऑफ डिस्पोजल अगर हमारे पास है, यूनिट 3 में था टॉपिक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, अगर राइट टू डिस्पोजल अगर सेलर अपने पास रखता है, टेक्निकली वहां ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं, क्योंकि सेल हमेशा अनकंडीशनल होती है, एब्सोल्यूट होती है, कंडीशनल सेल हो ही नहीं सकती है। तो जो बायर है उसको ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं मतलब गुड्स किसका, आप ही का है, तो बायर के यहां से भी पड़ा तो भी आप उठा के लाके अपने पास रख सकते हो, बोले साहब ये गुड्स मेरा है। When the buyer or his agent lawfully obtains the possession of the goods, आपने ट्रांसपोर्टर को दे दिया या बायर ने लॉफुली गुड्स का पोजीशन ऑब्टेन कर लिया, या आपने अपने अधिकार का वेव कर दिया, तीनों ही केस में आपका अधिकार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हैविंग ए लीन thereon does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree for the price of the court। यानी अगर कोर्ट में केस कर देता है सेलर की, भाई साहब जज साहब ये मुझे पेमेंट नहीं कर रहा है,
और कोर्ट डिसीजन देता है कि आप जल्दी जल्दी पेमेंट करो बायर को, इसका मतलब ये नहीं है कि सेलर को गुड्स देने पड़ेंगे, पेमेंट से पहले नहीं देने पड़ेंगे, पेमेंट के बाद दे। यानी कोर्ट में अगर पेमेंट का केस फाइल हुआ और कोर्ट कहता है कि पेमेंट करो, तो कोर्ट के पेमेंट करो डिसीजन से आपका राइट ऑफ लीन खत्म नहीं होता है। जब तक एक्चुअली पेमेंट नहीं होगा तब तक आपका राइट ऑफ लीन मेंटेन रह सकता है, तब तक आपका राइट ऑफ लीन मेंटेन रह सकता है। ये यहाँ पे इसने समझाया वापस, राइट ऑफ लीन, an unpaid seller has a right of lien on the goods for the price while he is in possession until the payment or tender of the price of such goods। जब तक आपको पेमेंट दे दिया नहीं जाए, कर दिया नहीं जाए, जो भी उसकी प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं कर दी जाए। It is right to retain the possession of the goods and refusal to deliver them to the buyer until the price due in respect of them paid or tendered। यानी गुड्स आपके पास है, आपको पास खुद के पास रखने का अधिकार है, आप देने से मना कर सकते हो बायर को जब तक आपको पेमेंट ना मिल जाए तब तक। The unpaid seller's lien is a possessory lien. The lien can be exercised as long as the seller remains in the possession of the goods। यानी जो लीन है ये पोजीशन का है, जब तक आपके पास पोजीशन है तब तक आप लीन कर सकते हो, आपके पास पोजीशन नहीं है आप लीन नहीं कर सकते। तो उसी में एक्सरसाइज ऑफ लीन में बताया कि भैया क्रेडिट स्टिपुलेशन यानी कैश सेल्स वाला क्रेडिट सेल में एक्सपायर हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, यानी टेक्निकली आप अनपेड हो चुके हो या बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है। कब कब एक्सपायर हो जाता है, राइट ऑफ लीन टर्मिनेशन कब हो जाता है, गुड्स आप रस्ते को दे दो, यानी मतलब ट्रांसपोर्टर को दे दो, इसी तरह से बाहर के पास गुड्स पहुंच गए या आपने अपना अधिकार वेव ऑफ कर दिया। बाय स्टॉपल वेयर द सेलर सो कंडक्ट हिमसेल्फ दैट ही लीड्स थर्ड पार्टी टू बिलीव दैट लीन डज नॉट एग्जिस्ट। ये टेक्निकली थर्ड पॉइंट का एक्सटेंशन है, फोर्थ पॉइंट। मतलब आपने अपना राइट ऑफ लीन वेव ऑफ कर दिया। मतलब कैसे, आपका बायर आपके सामने एक थर्ड पर्सन को बोल रहा है कि भैया गुड्स मैंने इनसे खरीद लिए लेकिन अभी रखे हुए इनके पास ही, मेरे गुड्स इनके पास पड़े हैं। आपके सामने बात बोल रहा, आप बोलते हो हाँ 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 हाँ, और मतलब आप कुछ बोल नहीं रहे, एटलीस्ट उसको मना तो नहीं कर रहे, या तो हाँ हाँ बोल रहे हो या आप चुपचाप खड़े हो और ठीक है उस बात को आराम से सुन रहे हो, और बोलता आपको गुड्स खरीदने तो इनसे आपको डिलीवरी में दिला देता हूँ, मैं इनको बोल देता हूँ डिलीवरी कर देंगे। यानी अब बायर अनपेड सेलर का लीन होते हुए थर्ड पर्सन को बोल रहा है कि मैं तुझे बेचता हूं, उसके पास पड़े गुड्स मेरे हैं, और वो अनपेड सेलर चुप रहता है। तो उसका जो कंडक्ट है, बाय स्टूपल मतलब बाय कंडक्ट, उसका जो कंडक्ट है वो थर्ड पार्टी को ये विश्वास दिला रहा है कि इस गुड्स पे कोई राइट ऑफ लीन नहीं है, और थर्ड पार्टी ने इसी विचार के साथ गुड्स खरीदा है, तो ही विल हैव राइट टू रिकवर द गुड्स। ठीक है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट हम बाद में पढ़ेंगे। ये वो एक्सेप्शन डिक्री वाला, कोर्ट से अगर आपको पेमेंट का डिक्री मिल जाए मतलब आपका राइट ऑफ लीन खराब नहीं हुआ है, जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक आपके पास राइट ऑफ लीन रहेगा। चलिए फर्स्ट लेक्चर था यही फिनिश करते हैं, दो एक लेक्चर और में मेरे ख्याल से ये हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट खत्म हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।